तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तोमर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारे नायक हैं वो बदल रहे हैं। नायक जो है वो फिल्मी सितारे जो थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, अब वो अपने घरों में पसीना बहा रहे हैं और किसान को, जवान को, डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को और आप जैसे देश के जो राजनेता हैं उनको पसीना बहाने के लिए बहाना नहीं चाहिए, जिम नहीं जाना है, नेचुरल कोर्स में प्राकृतिक तौर पर पसीना बहता है। तो आप क्या कहेंगे कि लॉकडाउन ने एक अच्छा संकेत भी दिया है कि भैया हमको खाना पचाने के लिए जिम नहीं जाना है, हमको तो खेत जाना है, पार्लियामेंट जाना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, उनकी शादी में जाना है, उनके यहाँ खुशी में जाना है, उनके यहाँ दुख में जाना है और दिन भर दौड़ना है। पसीना बहाने के लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतवर्ष की कुछ विशेषताएं हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में भारत खड़ा रह सकता है। यह हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे देश के जवानों ने एक बार नहीं अनेक बार सिद्ध करके दिखाया है। आज कोरोना वायरस का संकट है, इस महामारी से सबने बचना है, यह ज़रूरी है। बचने के लिए जो आवश्यक पथ्य और परहेज हैं वो सबको पालन करने चाहिए और साथ ही साथ हमको जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हमको यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि देश का कामकाज रुके नहीं। इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा कि लॉकडाउन था, ऑफिस लोग न जाएं, भीड़ न बढ़े, यह निर्देश भी थे। मंत्रालय में आज भी छोटे कर्मचारियों की आवाजाही नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मंत्री हों, सेक्रेटरी हों, प्रधानमंत्री कार्यालय हो और जो कंसर्निंग ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये लगातार अपने अपने काम के लिए दिन बदल बदल कर आते रहे और इतने सारे कृषि के क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के, बैंकिंग सेक्टर के तमाम सारे जो निर्णय हुए हैं वो लॉकडाउन की स्थिति में ही हुए हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि जब संकट का काल हो तो हम अपने को सुरक्षित रखें। संकट के काल में जिन योद्धाओं का सम्मान करना है, हम उनको सलाम करना भी नहीं भूलें। संकट के काल में हमारा अपना क्या दायित्व है, इस दायित्व का भी हम पालन करते रहें। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में 7 बातें लोगों से कही थी और मैं समझता हूँ उन 7 बातों को लोगों ने अंगीकार किया। ये 7 बातों का भी पालन अगर हम कर रहे हैं अपने घर में, परिवार में, समाज के साथ, तो निश्चित रूप से हम अपने दायित्व का ही पालन कर रहे हैं। जो व्यक्ति केंद्र सरकार में है वो अपना दायित्व निभा रहा है, जो अस्पताल में डॉक्टर है वो अपना दायित्व निभा रहा है, जो सफाई कर्मचारी है वो अपना दायित्व निभा रहा है, राज्य के अफसर हैं वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, व्यापारी हैं सप्लाई चेन न टूटे इस दृष्टि से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, किसान जो है खेत में काम करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। यही तो भारत की विशेषता है कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी आ जाए तो भारत उस चुनौती का न सिर्फ सामना करने को तैयार है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। यह संकेत सारी दुनिया को इस दौरान भी मिल चुका है। नरेंद्र सिंह जी, 2 सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट है इस समय कि घर में रहकर हमको सिर्फ 2 चीजें चाहिए थी, खाना मिल जाए और पानी मिल जाए और घर में हम सुरक्षित रहें। बाकी बहुत सी चीजें मिले ना मिले, गाड़ी घोड़ा सब अपने घरों में बंद हैं, धूल खा रहे हैं, काम वाले नहीं आ रहे तो खुद ही काम करिए, आप सफाई करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो हमने देखा कि वक्त के हिसाब से आदमी बदल जाता है।
और कईयों ने तो घर से नौकरों को इसलिए जाने के लिए कह दिया कि भाई तुम घर जाओ, अपने सुरक्षित रहो, हम भी सुरक्षित रहेंगे, घर में काम कर लेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो किसान जो सब्जी पैदा कर रहा था, क्योंकि हमने दाल का इंतजाम कर लिया, चनों का दलहन तिलहन का इंतजाम हो गया और बाकी चीजें हो गई तो दाल रोटी मिल जाएगी, लेकिन सब्जी पैदा करने वाला किसान जिसकी सब्जी के लिए संकट खड़ा हुआ, हालांकि एक मैकेनिज्म था, सरकार ने छूट दी थी जगह जगह, तो सब्जियों का आवागमन बढ़ा है, लेकिन कई किसान मजबूर हैं, उन्होंने खेत में जानवरों को छोड़ दिया है, सब फसल जो है वो ना तो उसको सब्जी को तोड़ने के लिए तैयार है, ना मंडी ले जाने के लिए तैयार है, और उनकी हालत ये है कि वो कहते हैं साहब कि इसका कोई फायदा नहीं है, ना तो हम किसी के घर पहुंचा पाएंगे, ना कोई हम बेच पाएंगे। तो कई जगह से तस्वीरें आई, छत्तीसगढ़ से आई, मध्य प्रदेश से आई, पंजाब से आई, हरियाणा से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, क्योंकि ये गलती ना तो केंद्र सरकार की है ना राज्य सरकारों की, हालात ऐसे हैं, क्या करें अब। लेकिन हमने ऑनलाइन डिलीवरी तक देखी है, हमारे घर में अगर हम टमाटर भी मंगाते तो ऑनलाइन आता है, ये किसान कब ऑनलाइन हो जाएगा हमारे लिए? ऐसा कोई मैकेनिज्म बनेगा तोमर साहब? देखिए, इस परिस्थिति में निश्चित रूप से मैं इससे इनकार नहीं करता कि सब्जी उत्पादन करने वाले किसान और फल का उत्पादन करने वाले किसान को निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन आप सब ने यह भी अनुभव किया होगा कि सब्जी का संकट पूरे देश में कहीं खड़ा नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ भी सब्जी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिलती रही। लेकिन यह सच है कि परिवहन की आवाजाही कम होने के कारण जितनी मात्रा में सब्जी आना चाहिए थी उतनी शहरों में नहीं आई। नरेंद्र सिंह जी, जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे, तो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, इस समय हमारा एक मकसद है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय अगर कोई है तो वो मजदूर है और किसान है, और जवान तो देश की सीमा पर भी है, पाकिस्तान को भी जवाब दिया जा रहा है, और अंदर जो जवान हैं वो पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं, वो कोरोना से बिना डरे हुए लोगों को समझाने के लिए दिन रात सड़कों पर है। लेकिन एक तस्वीर देखिए आप, पंजाब के कई इलाकों में बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं। तैयार फसल खराब होने से किसानों में निराशा दिख रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर कानपुर से भी आई है, यानी पंजाब के बाद यूपी। अचानक बदले मौसम ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बेमौसम आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने खड़ी हुई गेहूं की फसल पर भारी तबाही मचाई है। नरेंद्र सिंह जी, जरा ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, फिर आपके पास हम आते हैं। ये दो तस्वीरें हैं नरेंद्र सिंह जी, एक कानपुर की तस्वीर है, एक पंजाब की तस्वीर है। फसल गेहूं की है, आंधी तूफान की वजह से जमीन में बिछ गई है। किसान तो हालांकि हर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा कर लेता है। फसल चाहे गेहूं की बालियां जमीन पर आप देख रहे होंगे खेत में लेटी हुई हैं, किसान बैठा हुआ है। ये बालियां जो हैं, जो खड़ी हुई हैं, वो लहरा रही हैं, ये बता रही हैं कि किसान फिर खड़ा हो जाएगा। ये तस्वीरें देखिए आप। अगर आप हिंदुस्तान में एक व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हम ये गुजारिश करेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑनलाइन डिलीवरी लेने वाले, अगर हम लोग घरों में बैठकर इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको तकलीफ समझ में आएगी किसान कितना परेशान है। मौसम की मार झेलता है, व्यवस्था की मार झेलता है, दलालों से परेशान होता है, मंडी में जाता है तो मुश्किल होती है। सरकार ने मैकेनिज्म बताया है, लेकिन व्यवस्था चलाने वाले हम आप लोग हैं जो किसान की उस मुश्किल को नहीं समझ पाते हैं। तो तस्वीरें देख लीजिए। नरेंद्र सिंह जी के पास वापस चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, आप किसान के बैकग्राउंड से आते हैं। मुझे ये सौभाग्य है कि मैं उस परिवार से हूं जहां आज भी लोग किसानी करते हैं। मैं आधिकारिक तौर पर किसान नहीं हूं क्योंकि मैं पत्रकार बन चुका हूं, लेकिन मेरे जमीन मेरे नाम पर भी मेरे पूर्वजों ने कर रखी है। मेरे पिताजी ने मुझे जमीन दे रखी है कि ये तुम्हारा हिस्सा है। मैं समय समय पर जाता हूं, देख लेता हूं कि अपने खेत हैं। ये बात मैं जो आपसे पूछ रहा हूं कि खड़ी हुई बालियां या अधपकी बालियां खेत में बिछ चुकी है। अब जब ये फसल काटेंगे, गहाई करेंगे, तो इसका जो दाना है वो काला हो जाएगा या उसकी चमक खत्म हो जाएगी या वो सड़ जाएगा। तो अब वो किसान क्या करे? देखिए दिलीप जी, आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसान कितना भी परिश्रम करे
सरकारें कितने भी उसके हित में योजनाएं बनाएं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान को प्रकृति पर निर्भर रहना ही पड़ता है। किसानी के क्षेत्र में सरकार का निवेश बहुत है। आप देखेंगे तो अकेले पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में डालने का काम भारत सरकार करती है। किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाती है और 2 रुपये किलो में गेहूं लोगों को वितरित किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो फर्टिलाइज़र पर लगभग 1 बोरी पर 1,000 रुपये की सब्सिडी किसानों को प्रदान की जाती है। उन्हें अच्छा खाद मिले, अच्छा बीज मिले, अच्छी एडवाइजरी मिले, समय समय पर मौसम की उनको जानकारी दी जाए, उनको बाज़ार मिले और सब प्रकार की सुविधाएं देने के बावजूद भी अगर प्रकृति नाराज़ हो जाए तो सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं और किसान का परिश्रम धरा का धरा रह जाता है। इससे बचने के लिए फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह कोशिश की जाती है कि किसान को राहत पहुंच सके और उसको नुकसान की भरपाई हो सके। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, जब मोदी जी सरकार में आए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा को उन्होंने परिवर्तित किया और इस योजना में फिर दोबारा से अभी परिवर्तन हुआ जो खरीफ की फसल से शुरू होगा। विगत 2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फसल बीमा के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसान से प्राप्त हुआ और नुकसान की जो भरपाई है वो 58,000 करोड़ रुपए की गई। उसके बाद भी कुछ किसान संगठनों को शिकायत थी कि इसको स्वैच्छित किया जाना चाहिए, बाकी और परिमार्जित किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने उसमें और सुधार किया है और जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया कि पिछले वर्ष का बहुत सारे किसानों को फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिल पाया था, तो लॉकडाउन के इन्हीं दिनों में 3,242 करोड़ रुपया अभी हम लोगों ने भुगतान किया है। और हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उन आपदाओं में फसल बीमा योजना के माध्यम से लोगों को राहत मिले और राज्य भी आरबीसी के अंतर्गत जो नुकसान की भरपाई कर सकते हैं वो राज्य भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह सही है कि किसान के साथ ये स्थिति जुड़ी हुई है कि वो पूरा परिश्रम करता है, उसके बावजूद भी अगर प्रकृति नाराज़ हो जाती है तो उसको नुकसान झेलने के लिए बेबस होना पड़ता है। नरेंद्र सिंह जी, एक तस्वीर और मैं आपको दिखा दूं कि बैतूल में, मध्य प्रदेश में बैतूल में ये सब्जियां जो है खेतों में खराब हो रही हैं। जिले के सुरगांव, खड़ला में सब्जी उत्पादक किसान सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ जो स्थिति है वो ये बताती है कि प्रकृति नाराज़ है, लेकिन किसान परेशान नहीं है क्योंकि वो जानता है निपटना पड़ेगा। या तो सब्जी फेंक दे रहे हैं या जानवरों को खिला दे रहे हैं। आपने कहा कि गाँव में भी लोग आजकल खा ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम जैसे नौकरी पेशा लोग, आप जैसे राजनेता, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के जो मालिकान हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग हैं, वो क्या व्यवस्था बदलने में किसानों की मदद कर सकते हैं? आपकी सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इनकी आय को दोगुनी करना है। सब तरह की मार इनको पड़ती है। ये प्रकृति नाराज हो जाए तो वो मार है, बीमा कंपनियां इनसे प्रीमियम लेती हैं, इंश्योरेंस के लिए चक्कर कटा कटा के इनके जूते चप्पल वैसे ही घस जाते हैं। दलालों का अलग खेल है, साहूकारों का अलग खेल है। आपकी मंशा पर सवाल नहीं है, राज्यों की नियत पर सवाल नहीं है, बट सवाल ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, विरोध भी झेलना पड़ा, विरोधी सवाल उठा रहे हैं, ताली थाली की बात करने पर सवाल उठा रहे हैं, मोमबत्ती दिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम साफ कह रहे हैं
कि हम देश के साथ हैं, प्रधानमंत्री जो करेंगे, गलत करें सही करें, हम देश के साथ हैं। अगर वो देश के साथ खड़े हैं तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। मोरल डाउन करने वालों के साथ हम नहीं हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं लॉक हैं, हम डाउन नहीं है नरेंद्र सिंह जी, और हम हैं इंडिया वाले। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एक किसान पुत्र के रूप में, एक राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक किसान हितैषी नेता के तौर पर, आपको नहीं लगता कि अव्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत पड़ गई है? क्यों? क्योंकि सबसे जो पीड़ित है, सबसे जो परेशान है वो किसान है। आप बार बार कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री का एजेंडा है, उन्होंने आपकी जो ये फसल बीमा योजना है उसमें तमाम परिवर्तन किए और बदलाव होने चाहिए, लेकिन जो आदमी पैदा नहीं करता है, जो आदमी खेत में गड़ता नहीं है, जमीन में उसकी पैर धंसते नहीं है, जहां रात में कीचड़ में नहीं जाता, रात में पंप का पानी चलाते समय ठंडी में जब उसके पैर गल जाते हैं, वो दर्द किसने देखा है? बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां फार्मिंग करना चाहती हैं, जमीन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे नेता के तौर पर नहीं, मंत्री के तौर पर नहीं, मैं एक व्यक्ति के तौर पर पूछता हूं कि मैंने तो कम से कम अपनी उम्र में ये माहौल नहीं देखा था कि सिर्फ और सिर्फ मेरी दो जरूरतें थी, मुझे आप खाना दीजिए और मुझे आप थोड़ी सी बाकी व्यवस्थाएं जो जरूरत की है वो घर में कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खाना। दिलीप जी, आपकी बात ठीक है। सवाल आपका काफ़ी बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। एक तो बैतूल की सब्जी का आपने जिक्र किया। मैं इसके लिए आपके माध्यम से राज्य शासन को और जिला प्रशासन को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में किसी भी प्रकार की, किसी भी खाने पीने की चीज़ पर आवाजाही की रोक नहीं है। तो जिला प्रशासन को इस बात की भी समीक्षा करना चाहिए कि उनके यहाँ किस चीज़ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन है और उसका विपणन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अगर विपणन नहीं हो पा रहा है तो विपणन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, किसानों के साथ मीटिंग करना चाहिए, वो अपनी फसल को बाज़ार में लेकर आएँ, दूसरे ज़िले में पहुंचाना है तो दूसरे ज़िले में पहुंचाएं। ये फैसिलिटेशन हम लोगों को सबको मिलकर करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है अगर राज्य शासन के लोग मेरी बात से सहमत होंगे तो इस दिशा में वो आगे कदम उठाने के लिए प्रवृत्त होंगे। दूसरा, जहाँ तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है तो निश्चित रूप से एक बात सभी को समझ में आती है कि पूरा देश और पूरी दुनिया जिस प्रकार से आज कोरोना वायरस से पीड़ित है, वैसे ही क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति को लेकर भी चिंतित है। मौसम परिवर्तन दिनों दिन हो रहा है। मौसम परिवर्तन की जो स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए अनेक कदम सरकारों को भी उठाने की ज़रूरत है और कृषकों को भी समझने की ज़रूरत है। आज खेती की दृष्टि से भी देखें और पीने के पानी के दृष्टि से भी देखें तो पानी का संकट दोनों दृष्टियों से हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से आज यह आवश्यक है कि जब मौसम परिवर्तन का कालखंड शुरू हो गया है, वे मौसम बरसात से फसल नुकसान हो रही है, तो हमको फसलों के चक्र बदलने की आवश्यकता है, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में किसान बंधुओं को भी आगे बढ़ना होगा। भारत सरकार भी इस दृष्टि से प्रयत्न कर रही है। ICR के माध्यम से हमने ऐसी परिस्थिति में अनेक प्रकार के बीजों का उत्पादन किया है जो इस परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हो सके और किसान के नुकसान को कम किया जा सके। नरेंद्र सिंह जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। 2022 तक नरेंद्र सिंह जी जी थोड़ा इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो हमसे बातचीत की उसमें कहा कि राज्य में फसल का स्टॉक बहुत ज्यादा है। मैं इस मामले में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से भी मिला था और कहा था कि हमारे स्टोरेज में जो फसल है वो दूसरे राज्यों को भेजी जाए। किसानों की जो व्यवस्था है उसमें आपसे वो मदद चाहते हैं, यानी केंद्र सरकार से। जरा एक मैं उनका जरा बयान सुनवा देता हूं आपको। पंजाब से पूरे देश में तकरीबन 19 लाख मीट्रिक टन
जो फूड ग्रेन से वो पहुंचाए हैं, तो आप इस मुश्किल की घड़ी में अपना वो सिस्टम भी कर रहे हैं कि बाकी राज्यों में अनाज का संकट पैदा ना हो और उनको सही समय पर ये चीजें मिल जाए। कैसे मोबिलाइज कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने जो कहा है, अभी हमारी जो मैं मेरा ख्याल 2 साल से मैं दिल्ली जाता रहा हूँ और मैंने अपने फूड मिनिस्टर से मिला हूँ। हमारे फूड मिनिस्टर पासवान जी से मिले हैं कि भाई हमारी गोडाउन फुल है, खाली करो, नई फसल आ रही है हमारी। पिछले साल के गेहूं की फसल अभी जा रही है बाहर, चावल की फसल अभी जा रही है बाहर। अब ये तो पहले निकलनी चाहिए थी, ताकि हम अब स्पेस कहाँ करें। मैं एडिशनल स्पेस बना रहा हूँ, कहीं शेलर्स को की जगह ले रहे हैं, कोई और जहाँ जगह मिल सकती है वहाँ ले रहे हैं, ताकि हम जो नई फसल अभी आ रही है मंडियों में उसको रखेंगे, उस पर तरपाल डालेंगे, हवा आएगी, तरपाल उड़ जाएगी, बारिश आ जाएगी, खराब हो जाएगी। फायदा क्या है इसका? अगर निकाल लेते, मैंने तो ये सजेशन दिया था कि आप 3 महीने की फसल भेजते हो, बाकी स्टेट जो पंजाब का गेहूं और चावल खाता है, तो 3 महीने के बजाय आप 6 महीने के भेज दो, ताकि हमारे गोडाउन तो खाली हो, मैं रखूंगा कहाँ। सो नाउ अभी करने लगे, अब रोज 1 या 2 ट्रेनें निकाल रही है FCI, लेकिन आई होप इट विल बी फिनिश्ड, ताकि हम नई फसल की जगह बना लें कुछ। नरेंद्र सिंह जी, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद फिर वापस लौट रहा हूं आपके पास। बने रहिएगा हमारे साथ। तो एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ बने हुए केंद्रीय कृषि मंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से राज्यों की चिंता है। तोमर साहब, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि माल इतना भरा पड़ा है, आप निकाल के तो ले जाओ। जी नहीं, मैं कैप्टन साहब की बात को सुना हूँ और मुझे यह भी मालूम है कि उन्होंने रामविलास पासवान जी से चर्चा की है जी। हम लोग परसों बैठे थे, तो पासवान जी इस दिशा में बहुत गंभीर हैं और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ ट्रेन लगाई गई हैं, और मुझे लगता है कि कैप्टन साहब की चिंता जो है वो वाजिब है और उनकी चिंता का निराकरण हो सके, इसके लिए फूड मिनिस्ट्री बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। तोमर साहब, आपकी बात पंजाब के मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं, पंजाब के किसान भी सुन रहे हैं, पंजाब के साथ साथ लगे हुए हरियाणा, हिमाचल और पूरे देश के लोग इस वक्त जो आपको देख रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो मैं ये मान लूं कि फूड ग्रेन्स इतनी बड़ी तादाद में है कि जो होर्डर्स हैं, जिन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया था कोरोना को देखते हुए, उनके लिए एक चेतावनी है। क्योंकि आप जो है ये मत सोचो कि लॉकडाउन हुआ है तो आवाजाही रुक जाएगी। किसानों ने अन्न इतना पैदा कर दिया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो ये जमाखोर हैं उनके लिए भी एक चेतावनी है कि इतना माल पड़ा है कि अगर आपने जमाखोरी की तो आप भी बिक जाएंगे, क्योंकि कौड़ियों के भाव जो है वो आपको बेचना पड़ेगा। सरकार 2 रुपए 1 रुपए किलो अनाज दे रही सबको। मैं समझता हूँ कालाबाजारी और जमाखोरी को तो कोई स्थान दिलीप भाई होना ही नहीं चाहिए, और इस मामले में जब भी परिस्थिति आती है तो राज्य सरकारों को गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ये तो समय ऐसा है भी नहीं, इस समय तो किसानों की फसल ठीक प्रकार से आ जाए और वेयर हाउस तक पहुंच जाए, और जैसा अमरिंदर सिंह साहब ने कहा वो सुरक्षित रहे और जगह पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध हो सके। इस मामले में हम सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए, और मैं रामविलास पासवान जी से भी इस दिशा में दोबारा से बातचीत करूंगा। तोमर साहब, हमने कहा सोच बदलो, देश बदलो, अपना हीरो बदल लो, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपना हीरो बदल लिया है। क्योंकि मेरे हीरो मेरे परिवार के लोग थे जो किसान हैं, और मैं उनको हीरो इसलिए मानता हूं कि उन्होंने हमको पढ़ा लिखा के यहाँ तक भेज दिया, वो किसानी करके। आपने अपना हीरो चुना क्या तोमर साहब? मेरा तो हीरो किसान है ही, क्योंकि किसान और नरेंद्र जब मोदी मेहनत करेगा, किसान उत्पादन करेगा तो ही मेरा परफॉर्मेंस है। नरेंद्र मोदी देश के हीरो हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोदी जी देश के हीरो हैं।
जी तोमर साहब देश में बहुत हम सब शुक्रिया। लोग शामिल हैं। हमने आपका लंबा समय इसलिए लिया ताकि हिंदुस्तान के किसान को हम वक्त देना चाहते बहुत थे धन्यवाद, बहुत और कृषि मंत्री को वक्त देना चाहते थे। उनका वक्त हमने इसलिए लिया कि आपको सुनकर लोग आश्वस्त होंगे कि आप नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर, उनकी कैबिनेट के बिहाफ पर या उनके एजेंडे के हिसाब से आप देश के सामने बात रख रहे हैं। तमाम कृषि मंत्री सुन रहे होंगे, तमाम नेता भी सुन रहे होंगे और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जी मीडिया में हम, चाहे वो हमारा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हरियाणा हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, यूपी उत्तराखंड का हिस्सा हो या हमारे तमाम चैनलों को देखने वाले, जी मीडिया के चैनल्स को देखने वाले दर्शक हो, उनके जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा वक्त किसानों को समर्पित है, गरीबों को समर्पित है, भूखे लोगों को समर्पित है और उन लोगों को समर्पित है जिनकी नौकरियां इस संकट में गई हैं। बहुत शुक्रिया तोमर साहब, आज तक मैंने इतनी लंबी बातचीत आपसे नहीं की थी और ये मेरे लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है और आपके लिए भी ये वक्त है कि आप देश को इतना वक्त दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका जी मीडिया से बातचीत करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तोमर साहब। तो आपने सुना देश के केंद्रीय कृषि मंत्री और पंचायत मंत्री, पंचायत विभाग का जिम्मेदार उनके पास है, पंचायती राज मिनिस्टर हैं। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से सरकार आपके लिए तैयार है। परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।